गुड मॉर्निंग। कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको नियुक्त करने की प्रोसेस हमने समझी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि राष्ट्रपति जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। और कैसे करते हैं, तो वो जो भी हाई कोर्ट के जजेज है उनका कंसल्टेशन लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंसल्टेशन लेते हैं। साथ में रिटायर होने वाले जो सीजीआई होते हैं उनको भी कंसल्ट करते हैं। और जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाता है। बट दो बार ऐसा हुआ कि जब सीनियर मोस्ट जज को नहीं नियुक्त किया गया, एक 1973 में एएन राय को और 1977 में एमयू बेग को, इनको किया गया था। तो इतनी बातें हम लोग कल किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया 1993 में। सुप्रीम कोर्ट, इसको बोलते हैं स्कारा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है। जो लोग नोट्स मांग रहे हैं पीडीएफ का, देखो कंबाइन करके, अब हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे उनको पूरा, ठीक है। ग्रुप पे हमने भेजा हुआ है, निकाल करके सारा पीडीएफ आप कंबाइन कर लीजिए। अब हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है कि हम सारे पीडीएफ को जो हैं उनको कंबाइन करके फिर उसको सेंड करें। व्हाट्सएप पे हमने सारे क्रम से भेजे हुए हैं नए वाले, कंबाइन करिए और उसको निकाल लीजिए। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो स्कारा वाला है आपका, ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, इसमें एक निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या दिया कि सीनियर मोस्ट जो जज हैं उन्हीं को सीजीआई नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। सीनियर मोस्ट जज को ही नियुक्त किया जाएगा, ये बात हुई थी। इसके बाद बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की। अभी तो हमने बात किया था सीजीआई की, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। अब आते हैं जो बाकी के 33 जज बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन फिर वही केस, हाई कोर्ट के जज का कंसल्टेशन लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज का कंसल्टेशन लेंगे। साथ में जो सीजीआई नियुक्त किए गए होंगे उनका भी कंसल्टेशन लेते हैं। मतलब जो सीजीआई बन गए हैं उनसे भी सहमति लेंगे। तो अब ये बात हुई कि अगर सीजीआई सलाह देंगे तो क्या इनकी सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं? कि अगर सीजीआई कहते हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, तो क्या राष्ट्रपति उन्हीं को बना देंगे? इस मुद्दे को देखते हुए आप अगर देखें 1993 में एक कोलेजियम सिस्टम अपनाया गया। वैसे पीछे भी कोलेजियम सिस्टम चला रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये जो निर्णय था 1993 वाला जो फॉलो होता रहा। तो कोलेजियम सिस्टम क्या था, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो सीजीआई हैं वो रहेंगे उसमें कोलेजियम में, जो नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो सलाह होगी। और 4 और जज होते हैं इसमें कोलेजियम में। तो सीजीआई होते हैं और 4 और सुप्रीम कोर्ट के ही जज होते हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे। तो सीजीआई इनसे कंसल्टेशन करेंगे, इन चारों लोगों से, और फिर वो अपनी सलाह देंगे राष्ट्रपति को कि किनको जज बनाना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए ये रिकमेंडेशन तभी मैंडेटरी होगी जब इस कोलेजियम के
कम से कम 4 लोग सहमत हो जाएं। कहने का मतलब कि सीजीआई भी सहमत हो जाएं, ये साथ में कौन सहमत हो जाए, एक कोई जज सहमत हो जाए, एक ये जज हो जाए, एक ये हो जाए। मतलब सीजीआई को मिलाकर 4 लोग जब सहमत होंगे किसी नाम पर, अब वो जब रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देंगे तो प्रेसिडेंट उनके मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन अगर सपोज करो केवल 3 ही लोग रहे, ये 2 नहीं दे पाए, केवल ये 3 लोग कह रहे हैं कि इनको बना दीजिए, तो प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है इस चीज को मानने के लिए। तो ये चीज एक फिक्स किया गया कि ये निर्णय तभी इनके ऊपर बाध्य होगा सीजीआई का जब उस कॉलेजियम के कम से कम 3 जज जो अदर है और एक सीजीआई, मतलब टोटल मिला के 4 लोग, नहीं तो ये नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के लिए सीजीआई की रिकमेंडेशन तभी बाइंडिंग होगी जब कम से कम सीजीआई के साथ 3 और जज भी सहमत हो नियुक्ति के लिए, नहीं तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। इस कॉलेजियम सिस्टम को देखते हुए, क्योंकि ये सब यही चल रहा था, तो फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, पीएम और उनकी काउंसिल, वो एक अमेंडमेंट लेकर आए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल 99। वो क्या कह रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम में हम चेंज कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक आयोग का नियुक्ति कर दिया जिसको बोलते हैं एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना दिया। और वो कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो कॉलेजियल सिस्टम से नहीं बल्कि इसके रिकमेंडेशन से होंगे। अब 2014 की बात, ये 2014 में लाया गया कि कॉलेजियम सिस्टम की जगह हम लोग एनजेएसी को प्रयोग करेंगे। और इसके तहत उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति एनजेएसी की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। अभी तक क्या चल रहा था, कॉलेजियम के थ्रू चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और 4 और जज थे। लेकिन अब ये कहते हैं कि ये एनजेएसी जो बना हुआ है अब इसकी सिफारिश को मानेंगे। और इसी के तहत उन्होंने एक एक्ट भी पास कर दिया था, एनजेएसी एक्ट। अब ये एनजेएसी एक्ट, इसमें क्या किस तरह से चीजें की गई कि कॉलेजियम सिस्टम को न मान करके हम इनके रिकमेंडेशन को मान। और ये जो आयोग बनाया गया था, इस आयोग में 6 सदस्य थे। एक तो सीजीआई अध्यक्ष होंगे ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज थे, एक सदस्य जो था भारत का कानून मंत्री, 5वां 6वां कोई एक कानूनविद जो जानकार थे वो थे। क्लियर है? और इस तरह से चीजें थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। हम इन दोनों जो आप कानून बना रहे हैं 99 का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आप ये जो एनजेएसी बना रहे हैं, हम दोनों को स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं। ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को खत्म कर दिया, 99 संशोधन को भी रिजेक्ट कर दिया और एनजेएसी को भी, और वापस कर दिया कि जजेस की नियुक्ति में यही प्रणाली चलेगी, कॉलेजियम सिस्टम। तो एक बार कोशिश की गई कि कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करके हम कोई दूसरा एनजेएसी के थ्रू ये सिलेक्शन करें, लेकिन फायदा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और पुराना फिर से वही कॉलेजियम सिस्टम चलने लगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहेंगे, उसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। सीजीआई जो है उन 4 से कंसल्टेशन करेंगे और फिर उसके हिसाब से अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजेंगे कि किस जज को नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट में। और वही प्रणाली अब हमारी चल रही है, आज भी हमें कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि सीजीआई की नियुक्ति और जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जज हैं उनकी नियुक्ति कैसे हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि जब सीजीआई का पद रिक्त होता है, मान लो खाली है पद, कोई भी रीजन हो सकता है, तो सीजीआई नहीं है उस समय, तो उस समय जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है उसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। मतलब जब सीजीआई का पद आपका खाली होता है उस समय तो कामकाज तो देखना होगा, तो उस समय जो नियुक्त किए जाते हैं उन्हें कार्यकारी कहते हैं। और ये किस में लिखा हुआ है, 126 में, आर्टिकल 126। अच्छा, ये जो नियुक्तियां चल रही थी वो किस आर्टिकल में थी आपकी, तो ऊपर अगर आपने देखना हो तो ये सब 124 से चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और जो सीजीआई है ये सब 124 के तहत चल रहा है। 126 के तहत हमें क्या बताया जा रहा है, कार्यकारी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर पद खाली है
इस समय नहीं है कोई, तो उनके कुछ समय के लिए जब तक नया नियुक्त नहीं हो जाता, कार्यकारी नियुक्त रहेगा। एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं तदर्थ, एडहॉक जस्टिस, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 में बताया गया। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ये इनसे थोड़ा अलग है, मतलब कार्यकारी से अलग है। क्या होता है कि हो सकता है कि जितनी संख्या सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए जज की, वो इस समय नहीं है। मतलब जो हमने डिसाइड कर रखा है कि जब इतनी संख्या होगी तभी इसका कामकाज चालू होगा, और सपोज करो कि वो संख्या उसमें अवेलेबल नहीं है, अभी नियुक्त नहीं हुए हैं जज और कामकाज चालू नहीं हो पा रहा, तो टेम्पररी बेस पर कुछ न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया जाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट का कामकाज चालू हो जाए। तो ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कामकाज में कोई दिक्कत आ रही है और उस समय जो नियुक्तियां हैं जजेस की वो नहीं हो पा रही है, तो वो कुछ समय के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, जिससे कि वो कामकाज चलता रहे। और ऐसा वो कर सकते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में, ये काम हाई कोर्ट में नहीं होता। यानी जैसे मान लो 33 हमने कहा जजेस की नियुक्ति, और अभी सपोज करो 25 ही नियुक्त हो पाए हैं, 8 न्यायाधीश अभी नियुक्त नहीं हो पाए हैं, और कुछ मतलब कामकाज जो है रुका हुआ है कि जब ये सारे लोग होंगे तभी वो कामकाज होगा। तो ये जो बाकी बचे हुए हैं, ये टेम्पररी बेस पर नियुक्त किए जा सकते हैं आर्टिकल 127 के तहत। क्लियर है? ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के सीजीआई कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि कामकाज चलाने के लिए हम तब तक के लिए काम कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश कौन होता है? ये हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं। तदर्थ न्यायाधीश जनरली जो स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं उनसे ही लेकर के उस टाइम के लिए बना दिए जाते हैं ताकि उनका कामकाज चलता रहे। क्लियर है पॉइंट? तो ये दो चीजें आपको ध्यान समझनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो उनके सुप्रीम कोर्ट के जज है 33 जो आज की डेट में है, और एक सीजीआई है। अगर सीजीआई का पद रिक्त है तो उसपे कामकाज चलाने के लिए कार्यकारी सीजीआई नियुक्त कर दिया जाएगा। अगर पूरी संख्या जजेस की नहीं मिल पा रही है, अभी अपॉइंट नहीं हो पाए हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं। ये हाईकोर्ट के वो जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं। तो सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा कर सकते हैं ताकि उनका कामकाज चलता रहे। तो ये पॉइंट आपको बताया गया है आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 125 किससे रिलेटेड है? तो 125 आपका सैलरी से रिलेटेड है, जो इनकी सैलरी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उससे रिलेटेड है। और ये जो सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है? तो ये संसद डिसाइड करती है और कोई नहीं करता। तो इनके जो जजेस की सैलरी है, ये कानून बनाकर ही ये डिसाइड किया जाता है। तो पार्लियामेंट में वो कानून आएगा, विधेयक लाया जाएगा, फिर कानून बनेगा, जिससे वो सैलरी पर जो भी चेंजेस करने हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होंगे। ये आर्टिकल 125 कहता है। आर्टिकल 128 में ये बात की गई है कि अगर कोई न्यायाधीश रिटायर हो गया है, अवकाश प्राप्त हो गया है उसको, तो क्या वो पुनः नियुक्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अवकाश प्राप्त अगर न्यायाधीश हैं तो उनकी नियुक्ति की जा सकती है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, ये 128 में बात की गई है। क्लियर? ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध कर सकता है जो रिटायर है, और वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध स्वीकार कर लेता है तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए वेतन एवं भत्तों को पाने का अधिकारी हो जाएगा। ठीक है? साथ ही उसे न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी, परंतु वह उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। बाकी सब चीजें होंगी, लेकिन अब इसको ये नहीं, परमानेंट बेसिस पे नहीं माना जाता है, लेकिन सैलरी वगैरह सब मिलने लगती है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो 124, 125, 126, 127 और 128 हमने डिस्कस कर लिया आपसे। 124 में हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखने को मिलता है, जो गठन वगैरह है, थोड़ी देर पहले हमने ऊपर डिस्कस किया था। 124 हमें क्या बताता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, घटाने बढ़ाने का काम, ये सारी चीजें, जजेस की नियुक्ति कैसे होगी, ये सब 124 में है। 125 में क्या है? सैलरी से रिलेटेड है। क्लियर? 126 में आपका क्या है? तो 126 में आपको बताया गया था कार्यकारी सीजीआई। 127 में क्या बताया गया? तदर्थ न्यायाधीश, अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा तो वो कर सकते हैं ऐसा। 128 में आपसे क्या बात की गई? जो रिटायर्ड जज है उनकी नियुक्ति। तो इस तरह से 24, 25, 26, 27, 28 तक आपका ये पॉइंट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या महिला जज भी नियुक्त हुई हैं? यस, बिल्कुल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली महिलाएं ये रही,
इसमें आपको याद करने का एक पॉइंट है, आप वो याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पॉइंट एक बार पढ़ सकते हो, बहुत मैंडेटरी नहीं होता कि रटा जाए। जस्टिस फातिमा बीबी, ठीक है, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, आर भानुमति, रंजना प्रकाश देसाई, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी, ये टोटल जो हमें 8 देखने को मिलती हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली जजेज हैं। क्लियर हो गया सबको? तो वुमेन भी नियुक्त हुई हैं। ओके, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जस्टिस फातिमा बीबी का नाम है सबसे ऊपर, है ना। एक खास बात आपको ध्यान ये रखनी है स्टूडेंट्स अपने इसमें, क्या कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर लिया है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुका है और वो रिटायर होता है, तो वो किसी और न्यायालय में प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकता। हाँ, राजदूत बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, गवर्नर नियुक्त हो सकता है और एम्बेसडर बना के भी कहीं भेजा जा सकता है, लेकिन वो आप किसी और न्यायालय में नहीं जाएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, ये तो एक सम्मान की बात हो जाएगी ना, कि सम्मान पे आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हुआ है, अब वो एक किसी न्यायालय में जाकर के एडवोकेट बन करके वो प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो ये एक निर्णय लाया गया और ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज है और रिटायर होता है तो इसके बाद वो किसी और न्यायालय में जाकर के प्रैक्टिस नहीं करेगा। हाँ, राज्यपाल बनना चाहे तो उसको नियुक्त किया जा सकता है, एम्बेसडर बनना चाहे तो नियुक्त किया जा सकता है, मतलब एक ऊपर की पोस्ट ही उसको देखने को मिलेगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 130 किस बारे में है? आर्टिकल 130 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जगह है, जो आज हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जिस जगह पे सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, अगर जरूरत पड़ती है तो इसकी बैठक कहीं और भी बुलाई जा सकती है। 2 जगह हमको ये देखने को मिला है, एक बार हैदराबाद में इसकी बैठक हुई थी और एक बार श्रीनगर में हुई थी। तो ये प्रावधान 100 आर्टिकल 130 में है कि मान लो कोई दिक्कत आती है, जिस समय ये जगह है, अगर मान लो कोई दिक्कत है, कहीं और बैठक बुलानी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बैठक बुलाई जा सकती है आर्टिकल 130 के तहत। न्यायाधीशों के कार्यकाल की अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय ही नहीं है। 65 वर्ष की आयु तक ये पद पर बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं, और अगर इनका कोई मिसबिहेवियर है या कोई असमर्थता है तो उसके आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। मतलब एक प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। कैसा लगता है कि कोई गड़बड़ किया है इन लोगों ने या समथिंग, तो इसके लिए दोनों सदनों में आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा और विशेष बहुमत चाहिए होगा, वही जो 2/3 वाला होता है वो सब चाहिए, और राष्ट्रपति उनको फिर हटा सकते हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि सिद्ध कदाचार क्या है, ये मिसबिहेवियर क्या है, ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो सदन में फिर वो प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके आधार पर ये चीजें होंगी। तो 65 वर्ष की आयु हम देखते हैं कि जो इनका फिक्स है कि 65 वर्ष की आयु अगर इनकी हो गई है तो फिर ये रिटायर कर दिए जाएंगे। इस तरह से ये बातें चलती है। और अनुच्छेद 124 के तहत ये सिद्ध कदाचार वाली बात हो रही है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेज के शपथ की बात करें या प्रतिज्ञान की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं कैग दोनों के लिए अनुसूचित 3 में शपथ का प्रावधान किया गया है। आप जानते होंगे कि जो शेड्यूल 3 था, हम लोगों ने बात की थी, तो शेड्यूल 3 में ओथ से रिलेटेड ही सारे पॉइंट थे। 12 शेड्यूल थे हमारे पास, उस 12 शेड्यूल में से तीसरे शेड्यूल में शपथ से रिलेटेड है, तो वहां सारे पॉइंट दिए गए हैं कि किस तरह से ये चीजें चलनी है। ठीक है, ओके। तो यहां तक हम लोगों ने एक बेसिक जानकारी समझी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पूरा एक इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा, बहुत सिंपल से पॉइंट्स की हमने ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है। 26 जनवरी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया गया, लागू हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का फिर जो अस्तित्व आया 2 दिन बाद आया। इससे पहले फेडरल कोर्ट था, क्लियर है, और ये संसद भवन का जो परिसर है वहीं पर इसकी बैठक हुई, क्लियर। अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय एक आपका, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, ठीक है, और फिर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिले में है, मुंसिफ न्यायालय जिले में एक है, न्याय पंचायत वगैरह है। नियुक्ति के बारे में 124 में बात की गई थी, ठीक है ना।
पहले शुरुआत में कितने थे स्टूडेंट? तो 7 + 1, एक चीफ जस्टिस था और 7 क्या थे आपके? नॉर्मल जज थे। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में आपके पास 34 हैं, ठीक है। संख्या घटाने या बढ़ाने का काम संसद कर सकती है कानून लाकर। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल था, आपको हम बता चुके थे, नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रहा हो, या फिर उसने 10 साल तक वकालत करी हो, या तो राष्ट्रपति के दृष्टि में वो क्या रहा हो, एक विशेष कानून का जानकार रहा हो। क्लियर है? और इनकी नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति वो करते हैं तो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह ले सकते हैं, और जो रिटायर होने वाले सीजीआई हैं उनकी भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर सीजीआई के पद अगर रिक्त है या कुछ नहीं है तो उस पर कामकाज करने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, वो भी राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है? ये सीजीआई होते कौन है? ये जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उन्हीं में से नियुक्त किया जाता है। बट बीच में एक प्रावधान किया गया तो 1956 में लॉ कमीशन ने कहा कि ये एज के आधार पे नहीं होना चाहिए था, बल्कि उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए था। बट उस समय की गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, एज के आधार पे ही सही चल रहा है, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही चलता रहेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा कुछ केस आया, स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, जिसमें इस चीज को हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल फाइनल मुहर लगाई कि नहीं, एज के आधार पर ही डिसाइड होगा, सीनियर मोस्ट जज ही सीजीआई बनेंगे। अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति इसके लिए सलाह ले सकते हैं सीजीआई की। अब सीजीआई की सलाह इस बात पर निर्भर करती है कि इसके कोलेजियम में कितने लोगों ने सपोर्ट किया है। अब जो कोलेजियम होता है वो 4 अदर जजेस से मिलकर के और एक ये, मतलब टोटल 5 लोग। अगर इसमें से सीजीआई को मिलाकर 4 लोग सहमत हो जाते हैं तो वो नियम राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, वो बाध्य हो जाएगा, उस चीज पर इनको वही फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो फ्री है कि वो उनके नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं है सीजीआई। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है पीएमएन काउंसिल, उन लोगों ने क्या किया कि इस कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल 99, और इसके तहत इन्होंने एक एनजेएसी आयोग बना दिया और उन्होंने कहा कि अब जो सलाह लेनी है वो राष्ट्रपति को एनजेएसी से लेनी है, यानी कोलेजियम सिस्टम से आपको लेने की जरूरत नहीं है। बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस तरह से जो हमारी न्यायपालिका है उसकी जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाएगी। और दोनों चीजों को रिजेक्ट कर दिया गया कि आपके ये जो दोनों हैं और ये, और आगे भी कोलेजियम सिस्टम ही लागू रहेगा, तो जो भी डिसाइड होगा वो कोलेजियम सिस्टम से ही होगा। तो इस तरह से ये बात चलती रही। अगर कोई काम सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ है बस इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो फिर सीजीआई जो है राष्ट्रपति की अनुमति से लेकर के तदर्थ न्यायाधीशों को एडहॉक बेसिस पर जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनमें से किसी को सिलेक्ट करके वो नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ये जज वही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते होंगे। इस तरह से हमें ये चीज देखने को मिलती है। सैलरीज वगैरह से रिलेटेड कोई भी अगर प्रावधान करना है तो संसद में कानून लाकर ही किया जा सकता है, विधेयक लाया जाएगा, उसी के आधार पे होगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या रिटायर्ड जजेस को नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, रिटायर्ड जजेस को भी नियुक्ति दी जा सकती है। तो ये भी प्रावधान हमने इसमें देख लिया। ये चीजें हमने देखी। अगर महिलाओं के बारे में देखें तो करीब करीब इतनी महिलाएं इसमें सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी हैं। रिसेंट वाली महिला अगर हम देखें तो इंदिरा बनर्जी हैं। कौन है? इंदिरा बनर्जी। तो ये जो इंदिरा बनर्जी हैं आपकी 7 अगस्त 2018 से 23 सितंबर 2022, तो जनरली आप देखेंगे इनका कार्यकाल इस तरह समय का निर्धारित किया गया है, जो भी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अगर न्यायाधीश बन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई न्यायाधीश बना है व्यक्ति, तो रिटायरमेंट के बाद वो किसी और न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। कार्यकाल के बारे में कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, बस इतना कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु है और राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। मिसबिहेवियर अगर देखने में आता है तो संसद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और विशेष बहुमत से उसे पारित कर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग इस चीज को देखते हैं। शपथ से रिलेटेड इनके सारे पॉइंट्स जो हैं वो शेड्यूल 3 में डिफाइन किए गए हैं। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं सभी को। हेलो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अब जरा इनके पावर पर, अधिकार और शक्तियों पर बात करते हैं। तो अधिकार इनके अगर हम देखने जाएं तो इतनी कैटेगरी में हम बांट सकते हैं।
पहला कौन? अपीलेट जुरिडिक्शन, अपीलीय अधिकार था। अपीलीय का मतलब अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको तो आप अपील कर सकते हैं। नीचे वाले कोर्टों में अगर आपको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है और उसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई कर सकता है, मतलब किसी और कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे अधिकार क्षेत्र हैं जिसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मूल या आरंभिक, डायरेक्ट जाना। अपीलीय में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अपीलीय का मतलब होता है कि नीचे आप कोई कोर्ट में गए होंगे, जैसे हाई कोर्ट में गए थे, और यहां अगर आपको न्याय नहीं मिला है तो इसके खिलाफ अपील करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में। तो अपीलीय अधिकारता के अंतर्गत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। अगर आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसके तहत जाया जाता है। जैसे आपके मूल अधिकार का हनन, अगर इस तरह की कोई चीज हुई है तो आप ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में पहुंच जाते हैं। रिट ज्यूरिडिक्शन आपने देखा था, रिट ज्यूरिडिक्शन याचिका जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट जब मूल अधिकार का हनन होता है। क्लियर? 5 तरह की रिट जारी कर सकता था, याद है? भूल गया है? जल्दी टाइप करिए जरा, 5 रिट कौन सी थी, फटाफट 1 मिनट के अंदर। 5 रिट कौन सी थी जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता था मूल अधिकार से रिलेटेड? किसी का आंसर नहीं आया? बंदी, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसरी, क्यू वारंटो। बिल्कुल सही है, ठीक है। हबीस कॉर्पस था, मैंडेमस था, प्रोहिबिशन था, सरसरी था और क्यू वारंटो था। क्लियर? हाँ, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा। बहुत सही। तो ये जारी करने की पावर भी इनके पास है, ठीक है। तो रिट ज्यूरिडिक्शन भी हम लोगों ने समझा। एक है एडवाइजरी, सलाह देने की पावर। जैसे राष्ट्रपति को अगर सलाह चाहिए होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। बाकी रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो इस तरह की 5 भागों में हम लोग इनके ज्यूरिडिक्शन को देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को हम 5 पॉइंट्स में करके देखते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जिससे हम लोग की समझ थोड़ी सी अच्छी हो जाए इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपील, किन चीजों के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं? तो इस अपील को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जब कोई सिविल मैटर हो। दूसरा, जब कोई क्रिमिनल मैटर हो। तीसरा, जब कोई संविधान से संबंधित हो और कोई विशेष प्रयोजन हो उसके आधार पे। तो अपील भी 4 मैटर में आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोई सिविल से रिलेटेड मामला हो सकता है, कोई क्रिमिनल से रिलेटेड हो सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, या कोई स्पेशल लीव या कोई विशेष अनुमति से की जाने वाली। बाकी आपको ये अनुच्छेद अगर ध्यान रखना है तो सबके आगे लिख दिया है, आप याद रख सकते हैं कि सिविल मैटर में अपील करना है तो 133, क्रिमिनल मैटर में करना है तो 134, कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड है तो 132 और स्पेशल विशेष अनुमति लेनी है तो 136। तो 32, 33, 34 और 36 इसके तहत हमारे चारों इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा एक पॉइंट है 129 अनुच्छेद, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब समझिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा
उसको लिखित रूप में रखा जाता है एक रिकॉर्ड के रूप में, ताकि बाकी सारे जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट जो हैं, सबऑर्डिनेट हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन न्यायालय जो हैं, ये उस निर्णय को एक रेफरेंस के रूप में यूज करें। देखा आपने कि 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, उसको कितना रेफर किया जाता है, एक लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है उसे। तो अभिलेखीय कोर्ट का मतलब होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब, ये सारे कोर्ट नहीं होते हैं, ये चीजें एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट को और या तो फिर हाई कोर्ट को, इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, अभिलेखी न्यायालय। तो इनके जो निर्णय है वो सब एक डॉक्यूमेंट के रूप में, लिखित रूप में हर तरह से सुरक्षित रखे जाते हैं, जिससे कि आगे चल करके इनके डिसीजंस को एक रेफरेंस रूप में माना जाए। तो ये मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। तो आर्टिकल 129 के तहत ये चीजें की गई हैं। आर्टिकल 131 में आरंभिक या मूल अधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि कुछ केसेस में वो फर्स्ट इंस्टेंस में सुनवाई कर सकता है, मतलब किसी और कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एपीलेट ज्यूरिडिक्शन में आप डायरेक्ट नहीं जाते हैं, बस ठीक है, ये ध्यान रखें। किस तरह के मामलों में ये डायरेक्ट आप जाते हैं? 3 तरह के विषयों की सुनवाई जब होती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट इसका रुख करता है। तो सीधा सा मतलब है, पहला केस है जब भारत सरकार एक तरफ हो और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा स्टेट हो, इनके बीच कोई मुद्दा फंस गया हो, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और राज्यों के बीच। या तो दूसरा केस है राज्यों के बीच ही फंस गया हो, एक तरफ कोई दूसरा राज्य है और दूसरी तरफ भी कोई दूसरा राज्य है, इनके बीच कोई मामला आ गया है। तीसरा, भारत सरकार और एक राज्य कोई और दूसरी तरफ दूसरे राज्य हो गए, मतलब एक तरफ भारत सरकार है, 2-3 सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जो राज्य हैं वो उनके विरोध में है। तो 3 तरह के अगर मामले देखने को मिलते हैं तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात हमने देखी इसके तहत, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के कुछ अपवाद जो कहे गए हैं 262 के अंतर्गत, यदि डिस्प्यूट किसी नदी के जल के बंटवारे के लिए है, कोई नदी जो है 2 स्टेट में शेयर कर रही है और वहां पर यह विवाद उत्पन्न हो जाता है कि ये पानी यहां से आ रहा था, आपने रोक दिया है, पानी हमारे राज्य को नहीं मिल पा रहा है, और ऐसा अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, ये पार्लियामेंट में होगी। संसद को पावर है उस चीज पर फिर बनाने का, ये एक अपवाद है इसका। अगर रिवर से रिलेटेड कोई मुद्दा फंस जाता है 2 स्टेट के बीच, तो वो जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर के पार्लियामेंट के थ्रू होती हैं। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे ना तो ये क्या लिखा है, यदि डिस्प्यूट डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैल्यू अंतरराज्यीय जल वितरण या नियंत्रण से संबंधित है तो यह सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये डिस्प्यूट संसद ही रिजॉल्व करता है। इसके लिए संसद ने एक लॉ पास किया है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो अगर जल से रिलेटेड कोई विवाद है तो फिर पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है, उसके तहत ये चीजें देखी जाती हैं, जिसको इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 कहा जाता है। इसके तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जो इस मामले की सुनवाई कर लेता है। तो ये एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा। हेलो, बात समझ में आई? दूसरा एक और अपवाद है, अनुच्छेद 131 और 363 में ये बात की गई है कि कोई संधि अगर की गई है, कोई एग्रीमेंट है या कोई लिखित मामले का है और इस संविधान लागू करने से पहले के हैं, कोई ट्रीटी हो गई है, कोई एग्रीमेंट हो गया है स्टेट के बीच या समथिंग कोई, और ये संविधान लागू होने से पहले के हैं, तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, ये भी उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, ये भी एक अपवाद है। अनुच्छेद 257 में लिखा है कि सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस, और यदि ऐसे केस में एक्स्ट्रा कॉस्ट को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बाहर है। मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मोबाइल का कोई पॉइंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मोबाइल कम्युनिकेशन, स्पेक्ट्रम एलोकेशन करना है, 2G 3G या 5G जो भी है,
स्पेक्ट्रम अगर एलोकेट करना है या जो भी पॉइंट्स है। और केंद्र कहता है कि ये बहुत जरूरी है, ये नेशनल राष्ट्रीय हित में है और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए है, और वो निर्देश देता है राज्य को कि आप इसको अप्लाई करिए, और जो भी मेंटेनेंस होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन करना है आप करिए इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो राज्य कहेगा भैया हमें पैसा चाहिए, हम फ्री में कैसे कर पाएंगे, हमको पैसा चाहिए ना। तो सेंटर कहेगा ठीक है पैसा ले लीजिए। अब इसके निर्माण मेंटेनेंस में अगर कोई दिक्कत उत्पन्न होती है पैसे को लेकर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, पार्लियामेंट समझेगी इसे कि क्या मामला है समथिंग। तो ये भी चीज है कि अगर मोबाइल कम्युनिकेशन से कोई पॉइंट रिलेटेड है या फिर मिलिट्री से रिलेटेड, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई हमें एलोकेशन कराना है स्पेक्ट्रम का या समथिंग, और वो उस राज्य के लिए बहुत जरूरी है और केंद्र इसको निर्देश देता है, और ये भी कह रहा है कि हम कॉस्ट देंगे आपको जो भी पैसा लगेगा, बट कोई विवाद अगर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएगा वो, ठीक है, डायरेक्ट सुनवाई नहीं होती उसमें कि सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, ठीक है, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से बाहर होगा। एक और है आपके पास 280, ऐसे मैटर जो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन के पास भेजे गए हैं और यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो ये केसेस भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते। मतलब वित्त आयोग से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन समझ गए ना, सीधे नहीं जा सकते, सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर पाओगे। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मामले थे जिसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, तो ये कुछ अपवाद हैं जिस केस में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। तो 4 तरह के हमने ये अपवाद देखे। पहला कौन सा, कि अगर वाटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। दूसरा, संविधान लागू होने से पहले अगर कोई संधि हो गई है तो उस समय भी। तीसरा, अगर कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट है जो कि राष्ट्रीय हित में है और मिलिट्री से रिलेटेड है तो केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है इस बारे में कि आप इसको अप्लाई करिए, मेंटेन करिए, नया निर्माण करिए, जो भी करना है करिए, और खर्च चाहिए तो हम देंगे। लेकिन अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। अगला है कि अगर फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई पॉइंट है, उसको कोई सलाह दी गई है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, डायरेक्ट सुनवाई से। 2 चीजें हमने देखी। तीसरा जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का आता है वो एडवाइजरी, सलाह देने का। तो हमने आपको बताया कि आर्टिकल 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सलाहकार की अधिकारिता देता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट कुछ मैटर में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। यानी आर्टिकल 133 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की सलाह चाहिए तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह दे सकती है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है ना। जब कोई ऐसा मैटर हो जो जनरल पब्लिक से रिलेटेड हो, जब कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जो ट्रीटी या एग्रीमेंट से संबंधित है जो संविधान लागू होने से पहले ही साइन हो गई थी। बताया ना हमने कि अगर पहले लागू हो गई है तो उस समय इसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, प्रेसिडेंट उस मामले को देखेंगे, लेकिन हाँ सलाह मांग सकते कि आपकी क्या राय है इस विषय में। तो सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि आप अपनी राय बताइए कि क्या आपकी राय है, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं आर्टिकल 443 के तहत। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना मैंडेटरी नहीं है, पहले वाले केस में जब जनरल पब्लिक से रिलेटेड होगा, ठीक है, पहला वाला। लेकिन दूसरे वाले में मैंडेटरी है। अगर संविधान लागू होने से पहले कोई चीज हो गई है और उसमें राष्ट्रपति अगर सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी है, सलाह देगा क्या है इसका मामला। हाँ, ऊपर वाले के लिए वो बाध्य नहीं था सुप्रीम कोर्ट की वो सलाह दे या न दे। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय के बारे में पुनर्विचार की पावर देता है, फिर से उस पर सोचने के बारे में उस निर्णय को कि क्या हमने वो निर्णय सही दिया था, और उसे लगता है कि अगर ये सही नहीं है तो वो कुछ और डिसीजन करके पलट सकता है। तो ये उसके बाद है। 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी जो लॉ है वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ बना दिया है किसी भी न्यायालय या उससे संबंधित, तो वो सभी न्यायालय पे एक समान है। मतलब सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर उसने कोई भी निर्णय दे दिया है तो उसके नीचे के जितने न्यायालय हैं वो सबको मानना होगा। क्लियर है, वो बाध्यकारी है सभी न्यायालयों के लिए जो उसके नीचे है। ये आर्टिकल 141 में है, ठीक है। लेकिन पुनर्विचार याचिका निर्णय के 30 दिनों के भीतर दी जा सकती है कि अगर उन्होंने कोई लॉ बनाया और किसी न्यायालय को लगता है नीचे हाई कोर्ट को कि गड़बड़ हो है, ये निर्णय को फिर से सोचना चाहिए, तो ठीक है,
अप्लाई हो सकता है 30 दिन के अंदर, और 137 तो कह ही रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में पुनर्विचार कर सकता है। क्लियर है? तो ये बातें हमने देखी यहाँ पर, जो ये चीजें हैं। ओके, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, जब पावर हम लोग देख रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय अधिकार था। दूसरा क्या था? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तीसरा हमने एक एडवाइजरी देखा था। अच्छा, रेट की हमें जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि रेट वाला आप समझ चुके हैं। रेट वाला क्या था? रेट वाला वही 5 जो है वही है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। रिवाइजरी फिर से पुनर्विचार की चीजें, जो पुनर्विचार कर सकता है। तो इस तरह से जो 5 तरह के पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में 4 क्षेत्र आते हैं: सिविल मैटर, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्पेशल। सिविल के लिए 133 है, क्रिमिनल के लिए 134 है, संविधान से 132 है, और विशेष अनुमति से 136 है। 129 आपको क्या कहता है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसके निर्णय सुरक्षित रखे जा सकते हैं आगे के लिए। 131 क्या कहता है? इसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को बात करता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जिससे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ स्टेट हो, एक तरफ स्टेट हो, दूसरी तरफ भी स्टेट हो, एक तरफ भारत सरकार हो, कोई एक स्टेट है, और दूसरी तरफ दूसरे स्टेट्स हैं। तीनों मामले में आप जा सकते हैं। अपवाद क्या था? 4 अपवाद हमने आपको बताए थे कि अगर वाटर से रिलेटेड कोई मैटर है तो ये उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। दूसरा हमने आपसे बताया था कि अगर कोई ट्रीटी या संधि संविधान लागू होने से पहले की है तो वो भी उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। हाँ, सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति उससे, और ये मैंडेटरी है कि वो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगी उन्हें। तीसरी बात हमने कहा था कि अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट है, उसका निर्माण करना है या उसका मेंटेनेंस देखना है, और वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो राज्य ऐसा करेगा, और जो भी खर्च होगा वो खर्च केंद्र देगा। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है तो वो भी उनके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। सलाहकारी अगर हम बात करते हैं तो 143 सुप्रीम कोर्ट इसके तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। 2 तरह के मैटर देखे जाते हैं, एक जनरल पब्लिक के रिस्पेक्ट में, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है। दूसरा जो ट्रीटी है संविधान से पहले, उस पर बाध्यकारी है, वो निर्णय देगा ही देगा, या सलाह देगा, अपना निर्णय तो नहीं सलाह देगा। ठीक है ना? पुनर्विचार, रिवाइजरी की अगर बात करें तो एक प्रकार से आपका पुनर्विचार करने की पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय की, आर्टिकल 137 से। और जो भी ये निर्णय देते हैं 141 के तहत, वो सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी है। लेकिन हाँ, पुनर्विचार के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर उसको फाइल करना होगा। बात क्लियर हुई? अभी हमने देखा था अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय वाला 133 के तहत, जो सबसे ऊपर बात की थी हमने, ये वाली। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख सकते हो। अनुच्छेद 133 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सिविल अपील तभी लाई जा सकती है जब 3 शर्तें पूरी हों। मतलब सीधे नहीं जा सकते। सीधे जाने का मतलब कि ये नहीं कि हमें कोई अपील करना है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। क्लियर है? तो पहला मामला क्या है? उस मामले में विधि के व्यापक महत्व का प्रश्न हो, कोई ऐसा लॉ बनाया गया हो जो बड़े लेवल का हो, कोई 1-2 पर्सन के लिए ना हो, ज्यादा लोगों का, उसके रिस्पेक्ट में हो। अगर ऐसा कोई मामला है तो अपील आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न जनरल सेंस का हो, इस तरह से एक हो सकता है। ये निर्णय वो लोग करते हैं कि कैसे। उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना हो, या फिर हाई कोर्ट ने ही ये बता दिया हो कि अब इसका निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होना चाहिए। तो अगर ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं तो इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील कर सकते हैं। सीधे का मतलब कि इनके कहने के बाद ये शर्त अगर पूरी होती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये 3 चीजें मामले आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने काफी सारी चीजें देख ली सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है ना? क्लियर हुआ सभी को? तो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं टोटल? 134, एक सीजेआई, और बाकी जो 33 हैं वो आपके वो जज। ठीक है? कौन सा आर्टिकल हमें इनके गठन से संबंधित प्रावधान करता है सुप्रीम कोर्ट के? 124। उनकी सैलरी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 125। एड हॉक जजेस
तदर्थ न्यायाधीश 127, तदर्थ है 127। 126 में तो कार्यकारी सीजीआई है, कार्यकारी सीजीआई है। कितनी उम्र रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने की? 65 साल। क्या जो जज रिटायर हो चुका है उसको पुनः नियुक्त कर सकते हैं? यस। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर हो गया था, कोई दूसरे न्यायालय में वो प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कई सारे पॉइंट्स इनके आधार पर देख लिए। हम अधिकार देख रहे थे, तो अधिकार हम लोगों ने कैसे देखा था इनका? अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपील की जा सकती है। दूसरा हमने क्या देखा था? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, डायरेक्ट आप जा सकते थे। तीसरा हमने क्या देखा था? रिट ज्यूरिडिक्शन, जो 5 रिट जारी होती है। क्लियर है? पांचवा हमने क्या देखा था? एडवाइजरी, सलाह देने की पावर, जो राष्ट्रपति को सलाह मिलती है। फिर अगला जो हमने देखा था वो क्या था आपका? रिवाइजरी वाला। अपीली में हमें ये था कि अगर नीचे के कोई कोर्ट ने कोई निर्णय अगर दे दिया है और उसके खिलाफ अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कौन कौन से मामले देखने के मिलते हैं? तो सिविल मैटर्स के मामले में जा सकते हैं, क्रिमिनल के मैटर में जा सकते हैं, संविधान संशोधन अगर कुछ हुआ है या उससे रिलेटेड तो उसके मामले में जा सकते हैं, संविधान से रिलेटेड कोई पॉइंट है अगर तो। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में हमने क्या देखा कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में मतलब हमारा ये था कि 3 मैटर हम देख रहे थे कि अगर एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ एक स्टेट हो, इनके बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है, या तो दूसरा हम देख रहे थे कि एक तरफ कोई स्टेट है, दूसरी तरफ भी स्टेट है, उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है, या तो फिर एक तरफ भारत सरकार और एक स्टेट है, दूसरी तरफ स्टेट है, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता था। लेकिन अपवाद था, किस मामले में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं अप्लाई होता? तो पहला था कि अगर नदी के जल के बंटवारे को लेकर कोई मामला फंसा हुआ है दोनों स्टेट के बीच, तो पार्लियामेंट ने रूल बनाया हुआ उसके तहत होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं है ओरिजिनल में। दूसरा हमने देखा था कि कोई संधि या ट्रीटी अगर संविधान लागू होने से पहले हो गई थी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं है ओरिजिनल वाले में। हाँ, उसमें सलाह वो दे सकता है राष्ट्रपति को, ये बाध्यकारी है। तीसरा हमने देखा था कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस में है या मिलिट्री से रिलेटेड है तो केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि आप इसके मेंटेनेंस को देखिए, और अगर खर्च होता है कोई तो हम प्रोवाइड करेंगे, और उस खर्च को लेकर अगर डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट उसको समझेगी, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं है उसके। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आता है तो वो भी इनके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। तो 3-4 पॉइंट जो थे वो आपका इसमें था। अगर कोई पुनर्विचार की बात हुई है, रिकंसिडर करने की सुप्रीम कोर्ट के अपने ही निर्णय क्यों, तो आर्टिकल 137 में बात हुई है, लेकिन हाँ 141 में ये भी बताया जा रहा है कि जो भी निर्णय ये दे दिए हैं वो बाध्यकारी होगा, लेकिन 30 दिन के अंदर फाइल करके आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अपील के मामले में 3 केसेस हमने देखे कि 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला कि वो कोई जो लॉ बनाया गया है वो बहुत बड़े लेवल का हो, दूसरा जनरल पब्लिक से रिलेटेड हो, तीसरा या तो हाई कोर्ट ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट को कहा हो कि इस मामले पे आप ही निर्णय दीजिए। तो इन 3 मामले से रिलेटेड अगर कोई है तो फिर हम निर्णय कर सकते हैं, मतलब अपील की जा सकती है ऊपर। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमको देखने को मिल रही हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड डिस्कस किया। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति किस मेथड से होती है? सब पढ़ना है। शक्तियां या अधिकार में केवल आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, सबको रिवाइज करना होगा। ये मत सोचना कि केवल आर्टिकल पढ़ के काम चल जाएगा। हमने क्या बोला, किस मेथड से जजेस की नियुक्ति होती है? अपॉइंट कौन करते हैं? वो तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कोलेजियम सिस्टम से होती है। कोलेजियम सिस्टम कितने सदस्य होते हैं कोलेजियम सिस्टम में? 5। सीजीआई को लेकर टोटल की बात कर रहे हैं हम, सीजीआई को लेकर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में 4 और जज।
तो टोटल 5। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट की बैठक कहीं और भी बुलाई जा सकती है? कौन सा आर्टिकल? वन 130 आर्टिकल के तहत। ठीक है, 130 के तहत बुलाई जा सकती है। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं खत्म करते हैं, कल हम लोग आएंगे और वापस फिर देखेंगे हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट की अन्य पावर है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। रिवाइज करिएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से लॉ से रिलेटेड है, तो ये टफ भी है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जो पीडीएफ हमने सेंड की है वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट्स जो इसमें लिखे हुए हैं, रिवाइज नहीं करोगे भूल जाएगा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट से रिलेटेड मैटर है ना, ये थोड़े से इनके कानूनी दाव पेच है, तो वो चीजें आपको थोड़ी समझनी होंगी। कल हम लोग क्रिमिनल वाला देखेंगे, आज अपील वाला था। ठीक है ना, चलिए ओके, थैंक यू। कल के पीएम मोदी का क्या मामला है? तो वो तो मैटर पूरा न्यूज पे अवेलेबल है, पढ़ लो। रोड ब्लॉक कर दिया गया था, वही है। अरे ऐसे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है। ठीक है, अब इतने चीज के लिए थोड़ा ना प्रेसिडेंट, हाँ पावर है, लगवा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं, है ना। लगवाया जा सकता है लेकिन लगाएंगे नहीं।